रिकॉर्ड कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है ये बहुत बाद में इवॉल्व हुआ। मतलब आप कह सकते हैं जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तब ये सब्जेक्ट ज़्यादा इवॉल्व हुआ। उसके पहले हिस्ट्री में जाइएगा तो थर्मोडायनेमिक्स उतना इवॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को टेम्परेचर और हीट के बारे में मालूम नहीं था, मालूम था, बट सही चीज़ नहीं मालूम था। हीट को लोग फ्लूइड समझता था, फ्लूइड, और टेम्परेचर को तो टेम्परेचर समझता था, लेकिन हीट को फ्लूइड समझता था, हीट को एनर्जी नहीं समझता था। तो ये मिसकंसेप्शन था। थर्मोडायनेमिक्स का यदि हम लिटरल मीनिंग चलें, लिटरल, तो थर्मो जो है तो इसमें मेन वर्ड है इसका थर्म। मेन वर्ड क्या है इसका? थर्म। थर्म मेन वर्ड इसका थर्म है। थर्म मीन्स हॉट बॉडी या हीट, ठीक। और दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मीन्स मोशन, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, ठीक है। तो such type of subject in which we study about how to convert heat into motion or work is called thermodynamics, ठीक है। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हम कैसे हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू मोशन और वर्क, हम कैसे हीट एनर्जी को मोशन या वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थर्मोडायनेमिक्स का इनिशियल टाइम में डेफिनेशन दिया गया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम केवल यही पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी जो है वो कैसे मोशन और वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी पर मेनली फोकस स्टडी होता था। लेकिन जैसे जैसे ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी ख़त्म हो रहा था, 20th सेंचुरी आने वाला था, तो उस टाइम इसके कंसेप्ट में एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं सडन चेंज आया, और सडन चेंज बताया कि थर्मोडायनेमिक्स रियली में क्या है, जो आप सोच रहे हैं वह वो बात नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स is the science of thermodynamics is the science of energy, entropy and exergy। थर्मोडायनेमिक्स जो आप सोच रहे थे केवल कि उससे हम हीट एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट करेंगे केवल, बस यही थर्मोडायनेमिक्स है।
तो ये सही बात नहीं है। ये 19वीं सेंचुरी के लास्ट से मालूम चला है कि जो हम ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ये यूनिवर्स का एक नियम है, इट इज ए यूनिवर्सल लॉ। फिजिक्स में ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि पूरे यूनिवर्स में लागू हो रहा है। यूनिवर्स में मतलब कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस आपका हो रहा है, मतलब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सारा चीज़ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी, एंट्रोपी और एक्सर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सर्जी अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंट्रोपी भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन नाम जानना है कि व्हाट इज एंट्रोपी। एक्सर्जी तो अभी नहीं जानना है आपको, ठीक। लेकिन एनर्जी आपको पूरा जानना है, एनर्जी आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो एनर्जी, एंट्रोपी एंड एक्सर्जी, क्लियर? ठीक। तो लास्टली थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी एंड एक्सर्जी। हाँ, इसमें एनर्जी, एंट्रोपी और एक्सर्जी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इट इज ए एक्सर्जी होता साइंस। क्या? एक्सर्जी अभी अब देखिए धीरे धीरे मालूम चलेगा। स्टार्टिंग में हम एक्सर्जी ही बता दें? नहीं तो सर, इसमें सर आज मतलब ऐसे मतलब पढ़ा दीजिए ना कि मतलब जैसे कि केमिस्ट्री के रूप से मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए, मतलब ऐसा ठीक है, हम वैसे ही पढ़ाएंगे। देखिए देखिए, पूरा कंप्लीट सर आज। अब तुम जितना देर टाइम दोगे उसी हिसाब में ना। हाँ, आज का टाइम का कोई पाबंदी नहीं, आज बस कंप्लीट कर ही लेना है। तो इसका मतलब क्या, हम भूखे बैठ के पढ़ाते रहेंगे? नहीं, तभी मतलब ब्रेक ले लेके। अभी हम दूसरा जगह बैठे हुए हैं, यहाँ खाने पीने का संभावना नहीं है। बहुत अच्छा बात है, तब तो कंटिन्यूअसली पढ़ाएंगे। अच्छा, तुम वहाँ बैठ के घर में ठूस हो, हम यहाँ खाली पेटे बैठ के पढ़ाएं ना। हम भी नहीं खाए हैं। देखो, सुनने में एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन बोलने में एनर्जी लगता है, ठीक है ना। हाँ, ये है। ठीक है, देखिए, तो थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग हमने आपको समझा दिया। थर्मोडायनेमिक्स का मेनली मीनिंग यही है, एनर्जी, एंट्रोपी और एक्सर्जी। लेकिन इनिशियल टाइम में इसको हम लोग इतना ही समझते थे कि ये ऐसा साइंस है जो कि हमको सिखाता है कि कैसे हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला बात यहाँ समझना होगा सिस्टम। सर आपका आवाज कम आ रहा है। अपना हेडफोन, हेडसेट, ईयरफोन जो भी है वो ठीक कीजिए। अच्छा, एक मिनट। ये आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, देखिए ओपन सिस्टम किसको कहेंगे? सपोज दिस इज ओपन सिस्टम, तो ये ओपन सिस्टम का बाउंड्री हो गया। दिस इज द बाउंड्री ऑफ ओपन सिस्टम। इस बाउंड्री को हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ सिस्टम, बाउंड्री ऑफ सिस्टम। अब इसमें हो सकता है बाउंड्री कितना थिक है, तो बाउंड्री को हम लोग लिखते हैं इट इज वेरी फाइन। सो इट
कैन नॉट कवर स्पेस, ये स्पेस कवर नहीं करता है, ठीक है। बाउंड्री स्पेस कवर नहीं करता है, बाउंड्री इज वेरी फाइन, वेरी फाइन। नेक्स्ट, ये हो जाएगा मास और ये हो जाएगा एनर्जी। तो मास और एनर्जी दोनों इसमें क्या हो सकता है, इन और आउट हो सकता है। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को यदि हम चलें तो क्लोज सिस्टम में भी बाउंड्री होगा, वही होगा, सेम थिंग, लेकिन इसमें मास और एनर्जी के बीच में डिफरेंस हो जाता है, दैट इज मास एंड दैट इज एनर्जी। तो मास यहाँ इंट्रैक्शन नहीं होता है, देयर इज नो इंट्रैक्शन ऑफ मास, तो मास को हमने क्रॉस कर दिया है। अब आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में दोनों ही इंट्रैक्शन नहीं होता है, नहीं मास का नहीं एनर्जी का, इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, एग्जाम्पल बता सकते हैं ओपन सिस्टम का कोई भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में? एनी एग्जाम्पल? पानी को फिर उबालना। अरे सिस्टम बताना है, पानी को उबालना इट इज ए प्रोसेस नॉट सिस्टम। हाँ, तुम्हारा वॉल्यूम लो है, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। अब आ रहा है। हाँ अभी क्लियर है। तो सिस्टम बताए ना। जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, बता रहे हैं। जैसे कि सर, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक यूटेंसिल में सर पानी है, मतलब वो ओपन। देखो यहाँ ह्यूमन बॉडी इज ओपन सिस्टम। हाँ, मतलब मैं उस हिसाब से तो मैं मतलब जो भी लिविंग बीइंग है। यहाँ क्या है, क्लोज्ड वाटर बोतल। छोटा छोटा एग्जाम्पल देना है, पेंसिल में पानी गर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, छोटा छोटा हर जगह सिस्टम है, चारों तरफ कहीं भी नज़र घुमा लीजिए, आपका पूरा बिल्डिंग एक सिस्टम है, बिल्डिंग इज ए सिस्टम, ओपन सिस्टम है, उसमें लोग अंदर जा रहा है, आ रहा है, बिल्डिंग इज ए सिस्टम, ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम, पेड़ पौधा भी एक सिस्टम है, बट उसमें मास अंदर बाहर नहीं होता है, उसमें एनर्जी अंदर बाहर होता है। अरे सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स हम शुरू में ही बोले, किस चीज़ का है साइंस है ये? एनर्जी का। एनर्जी का। तो एनर्जी किसके पास नहीं है? सबके पास। तो बहुत सारा एग्जाम्पल, इतना सोचने का तो समय ही नहीं लगना चाहिए। कुर्सी, चेयर, टेबल, ये सब क्या है बताइए तो? कुर्सी, चेयर, टेबल, ये सब सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? फिर आपका वॉल्यूम लो हो गया है। क्लोज सिस्टम से। हाँ, तो समय लगेगा। कुर्सी, टेबल, बेड, दीवार, सब, पंखा, ये सब क्या है? क्लोज सिस्टम है। फैन भी आपका क्लोज सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है बस, इसमें से मास थोड़े अंदर बाहर हो रहा है। बल्ब में एनर्जी खाली जा रहा है, मास अंदर बाहर थोड़ी हो रहा है।
कि जिधर नजर घुमा दीजिए ऑल आर सिस्टम या तो ओपन या तो क्लोज्ड, आइसोलेटेड तो आपको मिलेगा नहीं कहीं, देयर इज नो आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि कोई भी सिस्टम है तो उसका एनर्जी का इंटरेक्शन उसके इन्वायरमेंट से हो ही रहा है। क्लियर? तो फ्री सोचिए, फ्रीली सोचिए। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा तो हर सब्जेक्ट में फ्रीली सोचना चाहिए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में कुछ मतलब ज़्यादा ही फ्रीली सोचना चाहिए। यदि आप कुछ स्पेसिफिक सोचने लगे, नहीं नहीं हमको यहाँ गैस देखना है, ये गैस होना चाहिए, ये सॉलिड बॉडी, नो, केवल गैस और फ्लूइड और सॉलिड बॉडी में ही थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स हर जगह है, इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी साइंस है, हर जगह एनर्जी है, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि कोई भी सिस्टम यदि आप सिलेक्ट करते हैं, सपोज दिस रीजन इज सिस्टम, दिस रीजन इज सिस्टम, तो ये सिस्टम होता है और बाहर क्या होता है? सराउंडिंग। बाहर क्या है? सराउंडिंग। और ये क्या है? बाउंड्री। हाँ वो तो बाउंड्री। क्लियर? तो ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सिस्टम का एनालिसिस कीजिएगा तो वहाँ तीन चीजें होंगी, एक सिस्टम होगा, दूसरा सराउंडिंग होगा। तो सपोज आप सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में जाएगा, है ना? कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में। सिस्टम यदि से हीट, सिस्टम में हीट यदि आ रहा होगा तो कहाँ से आ रहा होगा? सराउंडिंग से आ रहा होगा, है ना? सिस्टम में यदि हीट आ रहा होगा तो सराउंडिंग से, सिस्टम से हीट जा रहा होगा तो सराउंडिंग में जा रहा होगा। उसी तरह से यदि हम वर्क कर रहे हैं तो ऐसे वर्क होगा, नहीं तो ऐसे वर्क होगा। क्लियर? सेम थिंग, सिस्टम वर्क कर सकता है, सिस्टम पर वर्क हो सकता है, सिस्टम हीट सप्लाई कर सकता है, सिस्टम हीट गेन कर सकता है। क्लियर? और सारा चीज ये कि कहाँ से होगा, सोच के बताइए। ये सब होगा कहाँ से? मतलब हीट के वर्क पे होगा। नहीं बता पाइएगा आप, हम जानते हैं। ये सब को कहते हैं बाउंड्री फेनोमेना। कौन फेनोमेना? बाउंड्री फेनोमेना। आप बाउंड्री को बेवकूफ़ बना के ये काम नहीं कर सकते हैं, बाउंड्री से पास करना ही पड़ेगा आपको, समझे? आपको बाउंड्री को क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है? बाउंड्री क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है इसलिए फंसा देगा। ये सिस्टम हो गया। बताइए, बाउंड्री जो है वो क्या हो सकता है? फिक्स हो सकता है या मूवेबल हो सकता है या डिफॉर्मेबल हो सकता है। बाउंड्री कैसा हो सकता है? वैसे तो तीनों टाइप का हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा जनरल बोला जाए तो डिफॉर्मेबल हो सकता है। देखिए, बाउंड्री तीनों तरीका का होता है, इसमें कोई जनरल और फिक्स स्पेशल नहीं है। देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आपका बॉडी क्या है? फिक्स है, मूवेबल है, डिफॉर्मेबल है? फिक्स बाउंड्री है। आपका बॉडी का बाउंड्री क्या है? फिक्स है। आपको बॉडी का बाउंड्री ऊपर नीचे नहीं जाएगा। मूवेबल क्या है? मूवेबल है, जैसे आपका ये देखिए, मूवेबल बाउंड्री मतलब सपोज एक सिलेंडर है, इसमें आपने एक पिस्टन लगाया, ठीक है, और नीचे क्या कर दिया? गैस है, और इसके नीचे से क्या कर दिया? इसको हीट कर दिए। क्या कर दिया? इसको हीट कर दिए। तो हीट करेंगे तो क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो यदि हम इस गैस को सिस्टम लें, अंदर में जो गैस है उसको क्या लें? हम सिस्टम लें, तो इस सिस्टम को कवर कीजिए, तो
दूसरा कलर से हम दिखाते हैं। इस सिस्टम को कवर कीजिए तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये क्या है, फिक्स्ड है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये तीनों वाल क्या है इसका फिक्स है। बट ये टॉप वाला वाल क्या है, मूवेबल है। टॉप वाला क्या है वाल, मूवेबल है। ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसलिए वाल क्या हो सकता है, बाउंड्री वाल मूवेबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है और डिफॉर्मेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो बाउंड्री वाल जो है वो ये तीनों हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिस्टेक करवा देगा। आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि अरे बाउंड्री तो फिक्स होगा ना, मूवेबल कैसे हो जाएगा, डिफॉर्मेबल तो सोच लीजिएगा, मूवेबल कैसे हो जाएगा, तो मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, मूवेबल और डिफॉर्मेबल दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आपका वॉल्यूम अभी भी लो है। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया। ठीक है, सिस्टम समझा दिए, सराउंडिंग हीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, देखिए अभी हम लोग मेनली थर्मोडायनेमिक्स में जो एनालाइज करेंगे वो मैटर, यदि हम देखें ध्यान से तो मैटर आप जानते हैं कि सॉलिड होगा, ठीक है, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अभी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हम जनरल थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ये 11th-12th क्लास का है, तो इसलिए हम इसमें गैस ही मेरा मेन सेंटर होगा। सारा डिस्कशन किस पर होगा, गैस पर होगा। तो गैस ही जनरली मेरे लिए क्या होगा, हमेशा सिस्टम होगा, सॉलिड नहीं होगा और फ्लूइड भी नहीं होगा। ठीक है, गैस ही होगा। ठीक है, तो गैस जब होगा तो सपोज कोई कंटेनर है और इसमें कुछ गैस क्या है, फिल है। कुछ गैस फिल है। तो आप जानते हैं कि गैस के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। गैस के एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो यदि हमको इसका मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमको क्या मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद प्रेशर, फिर वॉल्यूम, फिर वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि इससे हम काइनेटिक एनर्जी उसको निकाल सकते हैं कि कितना काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल का है। तो इसमें यदि हम एवरी एटम मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर और उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम और वेलोसिटी यदि हम निकालें तो फिर ह्यूज कैलकुलेशन, ये हम एक दिन आपको बताए थे कि ये ह्यूज कैलकुलेशन कैसे हो सकता है। यदि हम ये सपोज हम ये ले 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या ले 1 मोल ऑफ O2, है ना, 1 मोल लें तो 1 मोल में ही हमको कितना आ जाएगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आ जाएगा आपको टोटल मॉलिक्यूल इसमें आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और टोटल एटम बात करें तो इसका आ जाएगा डबल 2 इंटू दिस। और नंबर ऑफ अननोन बात करें तो हमारे लिए हो जाएगा कम से कम 3 4 अननोन रहेगा। तो इतना हमको
इतना अननोन के लिए नंबर ऑफ इक्वेशन, सेम नंबर ऑफ इक्वेशन भी चाहिए, है ना, सेम नंबर ऑफ इक्वेशन भी चाहिए। तो दैट इज इम्पॉसिबल टास्क। हाथ से बाय हैंड कैलकुलेशन ये क्या है, इम्पॉसिबल टास्क है। ये टास्क क्या है आपका, इम्पॉसिबल टास्क। बाय हैंड, बाय हैंड इट इज इम्पॉसिबल टास्क। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसलिए हम लोग इसमें हर एक गैस पार्टिकल या हर एक गैस मॉलिक्यूल या हर एक गैसियस एटम के बारे में हम एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। हम यहाँ एवरी गैस पार्टिकल या एवरी गैस एटम मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ओवरऑल, क्या करते हैं, ओवरऑल टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी, ओवरऑल ये कहें इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम ओवरऑल टेम्परेचर, प्रेशर और इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। हम एक एक मॉलिक्यूल का, एटम का वेलोसिटी फाइंड आउट करने नहीं जाते हैं। ओवरऑल इंटरनल एनर्जी क्या होगा उसको हम फाइंड आउट करते हैं। दैट अप्रोच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है, ठीक है। ये हो गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। उसमें ओवरऑल सिस्टम एनालाइज करेंगे, हर एक एटम मॉलिक्यूल के पास नहीं जाएंगे। नेक्स्ट ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आता है कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है, इट shows the degree of hotness, degree of hotness और coldness। ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हम ये नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर से आप किसी भी चीज़ को कह दीजिएगा कि हॉट है और टेम्परेचर देख के किसी भी बॉडी को कह दीजिएगा कि कोल्ड है। नो, हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव थिंग, ये भी आपको याद रखना है। हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर रिलेटिव कंसेप्ट। ये कैसे कंसेप्ट है, रिलेटिव है ये, है ना। आप किसी भी चीज़ को अकेले हॉट नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अकेले कोल्ड नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा मिनिमम 2 सिस्टम चाहिए, मिनिमम 2। मैक्सिमम तो आप कितना भी सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 कितना भी से, ठीक है। तो टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ऐसा ही टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी है बता सकते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर,
हेलो। 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 हाँ। कहाँ? आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का? केल्विन है सॉरी। क्या बोल रहे थे पहले तो आप? इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। ठीक है, आप बता सकते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज डायमेंशन? के होगा सर। के इसका डायमेंशन के होता है। ऐसे लिखेंगे ना, M0, L0, T0 T0 एंड के, K1 या K है ना? क्यों हम के को ऐड किए? क्योंकि आपको हम बताए हैं कि फंडामेंटल डायमेंशन जो क्वांटिटी। हम लोग निकालते हैं वो फंडामेंटल यूनिट से निकालते हैं, और फंडामेंटल यूनिट अपने पास कितने हैं? 7। 7। तो 7 ही फंडामेंटल यूनिट से बाकी जितने भी यूनिट है वो क्या हुए हैं? डिराइव्ड हुए हैं। तो टेम्परेचर जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट नहीं है जिसको हम मास, लेंथ और टाइम से निकाल पाएँ। सो इट हैज़ डिफरेंट यूनिट, इसलिए इसके पास एक डिफरेंट यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड केल्विन। तो इसलिए यहाँ डायमेंशन इसका बदल जाता है। अभी तक सबसे पहला बार डायमेंशन बदला है। अभी तक डायमेंशन बदला था आपका? नहीं सर। तो ये याद रखिएगा, यहीं पर डायमेंशन बदला है। ठीक है, तो ये आपको हो गया, shows the degree of hotness or coldness. Hotness and coldness are relative concept. This is scalar quantity and SI unit is Kelvin. केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने आता है? हाँ सर 273 केल्विन होता है 0 डिग्री के बराबर, और वैसे प्लस माइनस कन्वर्ट करके आता है, और फिर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का अलग फॉर्मूला होता है जो होता है F इज इक्वल टू 90/5 प्लस 32। फॉर्मूला से पता है, कन्वर्ट कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? हाँ 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए, केल्विन जो होगा हमेशा 273 प्लस सेल्सियस होगा। हाँ ऐसे होता है फॉर्मूला। रिलेशनशिप। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो? तो जो सी की जगह डाल देंगे सर K-273, मतलब जैसे कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है ना 90/5 प्लस 32, तो वहाँ पे सी की जगह पे K-273 डाल देंगे। याद है आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे लिखते हैं? हाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलिए तो ज़रा। क्या क्या नहीं यहाँ लिखेंगे पे सेल्सियस की जगह? सेल्सियस की, मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट का नहीं बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, मतलब जैसे कि सेल्सियस की जगह पे केल्विन रख देंगे वहाँ पे। आपको बताना है समझ ना सर। रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एफ। तो रुकिए 1 मिनट निकालते हैं, 1 मिनट दीजिएगा।
हाँ सर, सेल्सियस इज इक्वल टू हो गया सर 5 × F-32/9। ऐसे होता है ना, F-32 है ना, बाई हाँ 9 इक्वल टू हाँ, और C बाई ऊपर 5 है। 5। हाँ, ऊपर में 5 तो जाएगा। ये हो जाएगा 5/9 इंटू F-32 32। हो गया। बन गया। हाँ तो ये हो गया केल्विन और फ़ारेनहाइट में। अब तीनों को यदि एक जगह लाए तो ऐसे लिखेंगे तीनों को, 273 प्लस C इक्वल टू 273 प्लस 5/9 इंटू F-32 हो गया। हाँ सर। तो तीनों आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक टर्म है आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन होगा, इट इज डिफाइंड एज when temperature of system do not change with respect to time, Time. is called system is in thermal। लेकिन आप बोले थे कि जब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है, जैसे कि मैकेनिकल भी हो गया, फिर उसके बाद हाँ, कौन सा इक्विलिब्रियम होता था? तो मैकेनिकल, फिर वो थर्मल नहीं था पगला, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ओ अच्छा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। अच्छा। ये थर्मल है केवल, इसी में तो लड़का सब कंफ्यूज करता है, जो तुम होगे कंफ्यूज। थर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्लियर है थर्मल इक्विलिब्रियम? हाँ ठीक है। फिर आएगा आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। It defined as when system इन बोथ वो लीनियर एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। when system has both ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। translational
translational and rotational. Both translational and rotational equilibrium. Then it is called mechanical equilibrium. ठीक है। नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। पे चलते ही होता है, ये लिखा नहीं पाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज when chemical system do not participate in any chemical reaction. Is called chemical हेलो, हाँ भाई, हाँ भेज रहे हैं, तो उस कहानी को पढ़ाना था, भेज रहे हैं। हाँ, रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ना, नेटवर्क खराब रहता है, इससे भी खराब होने लगता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होगा? इट इज डिफाइंड एज मैकेनिकल प्रॉब्लम when एक मिनट हो गया ना, हैंग करेगा, बटन दबा गया, हैंग करेगा। अभी देखिए, अभी हम यहाँ तक चले आए हैं, अभी हम थर्मल इक्विलिब्रियम पार कर गए। अब आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे यहाँ पर, और फिर हम लोग स्पेसिफिक हीट देखेंगे, और ये आपको हीट और इंटरनल एनर्जी और वर्क, ये
कैसे एक दिन में पढ़ा देता है समझ में तो पता नहीं चलता। मतलब ऊपर ऊपर भी चलेगा, मतलब फिर इतना कि फिर क्वेश्चन बन जाए। तो बिना प्रूफ के हम बिना प्रूफ के बता देंगे, सब बन जाएगा। कि समझ रहे हो कितना है इसमें, इंजन फिंजन प्रोसेस वर्क बहुत है। वॉट इज नॉट सफिशिएंट, बहुत बड़ा है ये। ऊपर ऊपर भी जाएंगे तब भी कितना टॉपिक है। 12.8.6 दिख रहे हो, 8 में भी 6 है। Is defined as when system is in thermal, mechanical, and chemical equilibrium is called thermodynamic equilibrium। समझे? तो ये चारों इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आएगा आपका Zeroth law of thermodynamics। Zeroth law of thermodynamics। अच्छा, इसका कोई आइडिया है कि इसको जीरोथ लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीरो से लेना देना होगा इसको कुछ। जीरोथ लॉ इसको इसलिए नाम दिया गया या देना पड़ा इसका नाम, क्योंकि इस लॉ से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था। आ गया था मीन्स कि फर्स्ट लॉ आदमी डिराइव कर दिया था, उसको पब्लिश कर दिया गया था। लेकिन जब जीरोथ लॉ को खोजा गया, मतलब इस लॉ को लॉ का नाम दिया गया कि ये भी एक नेचुरल लॉ है, तो पाया गया कि नहीं, इसको फर्स्ट लॉ से भी पहले होना चाहिए। इसको फर्स्ट लॉ से भी कहाँ होना चाहिए? पहले होना चाहिए। तो जब फर्स्ट लॉ आ चुका है तो उसको तो हम हटा नहीं सकते। अब वो तो पब्लिश हो गया, सब जगह मतलब हो गया कि वो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है, ऐसे सब जगह हो गया था। काफ़ी टाइम के बाद आया था ये। तो फर्स्ट के पहले क्या आता है? जीरो। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, समझे? यही कारण है। यदि ये फर्स्ट लॉ से पहले आता तो यही फर्स्ट लॉ होता, और जो फर्स्ट लॉ था वो सेकेंड लॉ होता, जो सेकेंड लॉ था वो थर्ड लॉ होता, जो थर्ड लॉ था वो फोर्थ लॉ होता, ऐसे होता। बट एक सीरीज गड़बड़ा गया। पहले फर्स्ट लॉ आदमी ऑब्जर्व किया, साइंटिफिक जो भी कम्युनिटी था, और उसके बाद उसने पाया कि जीरोथ लॉ भी एक नेचर का लॉ। अब जीरोथ लॉ कैसे काम करता है, उसके लिए आपको
एक टॉपिक समझना चाहिए। एक है आपका सपोज दिस इज वॉल, तो यदि इसमें हीट अंदर बाहर जा सकता है, हीट क्या हो सकता है, अंदर बाहर जा सकता है कम्प्लीटली, तो इस वॉल को हम लोग कहेंगे डायथर्मिक वॉल। कौन वॉल? डायथर्मल वॉल या डायथर्मिक वॉल, जो भी है। सर log 0 और log 10 का वैल्यू क्या होता है? log 0 undefined and log 10 1। और log 1? 0। देखिए ये डाइथर्मल वाल है जिससे हीट कंप्लीटली हीट इससे ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ रुकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक वाल होता है जहाँ पर एडियाबैटिक वॉल, हीट जो है वो अंदर बाहर नहीं हो सकता है। हीट ऐसा नहीं कि एनर्जी, केवल एनर्जी में हीट अंदर बाहर नहीं हो सकता है, बाकी एनर्जी अंदर बाहर हो सकता है। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि एडियाबैटिक वॉल से एनर्जी ही रुक जाता है, एनर्जी नहीं रुकता है, हीट एनर्जी रुकता है। कंप्लीटली हीट ब्लॉक, तो इस वाल को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक वाल। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए, कोई भी सिस्टम 100% डाइथर्मिक नहीं हो सकता है और कोई भी सिस्टम 100% एडियाबैटिक नहीं हो सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज नॉट 100%। डाइथर्मिक एंड एडियाबैटिक आर आइडियल वॉल्स। आइडियल वॉल्स को हम लोग पढ़ते हैं, आइडियल वॉल्स इसलिए पढ़ते हैं कि जो नेचुरल लॉ है उसको हम लोग एनालाइज कर सकें कि यदि सिस्टम आइडियली बिहेव करे तो नेचुरल लॉ क्या होगा, फिर उसी से हम कंसेप्ट डिराइव करके जनरल सिस्टम पर अप्लाई करते हैं। क्लियर? इसलिए हम लोग हेलो, हाँ पास हो गया, बोलो। अच्छा ठीक है, थोड़ा पढ़ा रहे हैं, हम बात करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ हम बोल रहे हैं कि आप उत्सुकता है क्या? हैं? उत्सुकता है हाँ, कि वो चीज पास इसका भी हो गया ना? है। ठीक। वो बोल रहे सबका हुआ है। अरे मास के तौर पर ले रहा है। नहीं, अभी यही तो दिक्कत है। अगर मास नहीं है यहाँ से, अगर डाउनलोड नहीं है क्या होगा? हम लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा। नाम तो ले लिया, अगर हम लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम इसके बाद बहुत ठीक है, देखिए कंप्लीटली कोई भी वाल डाइथर्मिक नहीं होता है, कंप्लीटली कोई भी वाल एडियाबैटिक नहीं होता है। मतलब कोई भी वाल ऐसा नहीं होगा जिससे कंप्लीटली हीट ट्रांसफर हो जाए, कुछ ना कुछ हीट जरूर वाल का सरफेस क्या करता है, गेन करता है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेगा। और एडियाबैटिक कंप्लीटली हीट को रोक नहीं सकता है, कुछ ना कुछ हीट वहाँ से क्रॉस करेगा ही करेगा। इसलिए आप देखिएगा
कि जो आप ठंडा में वाटर बोतल लेते हैं जिसमें पानी आप गर्म रख सकें, है ना। वाटर बोतल जो आप लेते हैं वो क्या रख सकें आप, पानी गर्म रख सकें। तो वो क्या पानी गर्म रहता है परमानेंटली? नहीं सर। पानी परमानेंट, तुम्हारा वॉइस बहुत लो है, नहीं सर, नहीं रहता। तुम्हारा वॉइस अभी भी लो है, अब अभी भी लो है यार। कैसे लगाते हो हेडफोन ईयरफोन, उसको भी तोड़ दिए क्या? शायद। जब हाले यार, तुमसे पहले हम खरीदे हैं, मेरा सुरक्षित है। तुम क्या करते हो उसके साथ, बैटबॉल खेलते हो क्या? तो वो वायर लिए हुए है ना, तो फंस जाता है तो मेरा कभी भी कभी। वायर है, मेरा भी वायर है, दिख रहा है ना, वायर है, दिस इज वायर, हाँ, दिख रहा है कि हम नहीं? बच्चे हैं ना। ओ बच्चे हैं मतलब ये कितना दूध पीते हैं क्या, कौन सा दूध पीते हैं आप, हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा या बूस्ट? ये वायर नहीं दिख रहा, हॉर्लिक्स। ईयरफोन तोड़ते रहते हैं। गलती से हो जाता है। वही तो गलती नहीं करना है। 11th क्लास में जाके यदि आप ईयरफोन का वायर तोड़ रहे हैं तो पता नहीं क्या कीजिएगा, बाद में जाके आप इंजेक्शन देने के टाइम उसका नीडल ही टूट जाएगा आपसे, तो पेशेंट गया। आपको कितना सीरियस फील्ड आप चुने हैं, वो सीरियसनेस आप में नहीं है। ये हम मजाक नहीं कर रहे, रियल बात बता रहे हैं। You have chosen very serious field, very serious and very sensitive. But you are not sensitive and you are not curious and you are not very observing person. मेडिकल में आपका जो कैरेक्टर है उस तरह के लोग नहीं चाहिए, नॉट डिमांड। यदि आप अपने कैरेक्टर में, अपने एटीट्यूड में, अपने एप्टीट्यूड में यदि आप बदलाव नहीं लाइएगा तो मेडिकल फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो पाइए। आपको पता है डॉक्टर ज्यादा काम में प्रोफिशिएंट होता है कि इंजीनियर? काम में मतलब कैसा काम, मतलब कोई क्या भी काम? काम जो वो कर रहा है, काम में क्या होता है, क्या पूछे? अरे भाई डॉक्टर, हाँ प्रोफेशनल डॉक्टर और प्रोफेशनल इंजीनियर, दोनों हाँ। में कौन प्रोफिशिएंट होता है अपने काम में? हु इज मोर प्रोफिशिएंट? डॉक्टर। डॉक्टर। एंड यू आर? एक्सपीरियंस है। एक बात जान जाइए कि ये सब टेक्निकल फील्ड है, एस्पिरेंट से आप नहीं बन जाइएगा डॉक्टर। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनिएगा। डॉक्टर पहले बनना पड़ता है दिमाग से। कॉलेज में जाके आपको डॉक्टर ही सिखाएगा, क्या सिखाएगा बताइए, अंदाज कीजिए क्या सिखाएगा आपको? नहीं, वो तो पढ़ाएगा नहीं। तो पढ़ाएगा तो सब्जेक्ट पढ़ाएगा ना, हाँ सर। तो डॉक्टर बना देगा क्या आपको? नहीं। डॉक्टर नहीं बनाया जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर नहीं बनाया जाता है, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इंजीनियर तो आप बनते हैं, आप में एटीट्यूड होता है, आपका एप्टी होता है, आपका एप्टीट्यूड होता है, आपका करेक्टर होता है जो कि आपको इंजीनियर बनाता है। ये सब अप्लाइड साइंस है ना जी। डॉक्टर क्या है? अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस है। हम साइंस सिखाएंगे ना कॉलेज में, अप्लाई तो आपको करना है। ऐसे आप एप्टीट्यूड रखिएगा तो आप मतलब हम सीरियसली बता रहे हैं, आप खराब नहीं पाइएगा। ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं बन पाइएगा, तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाइएगा। अच्छा डॉक्टर बहुत मतलब परफेक्ट लोग होता है, बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि उसको पेशेंट का इलाज करना है भाई। मर उड़ जाएगा तो बड़ा दिक्कत है। हम लोग मशीन के साथ खेलते हैं, मशीन यदि फेल कर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया या स्ट्रक्चर टूट गया, बिल्डिंग गिर गया, कोई एक दो आदमी मरा ठीक है, या कोई नहीं मरा ठीक है, फिर से बना लेंगे। लेकिन आदमी मरने लगे तो कहाँ से लाएंगे आदमी? इसलिए
डॉक्टर इज मोर परफेक्ट देन इंजीनियर, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। परफेक्ट बनिए, शुरू से एटीट्यूड में यदि परफेक्शन रहेगा तब जाके आगे परफेक्ट बनिएगा। और कोई है कि नहीं हम पढ़ लेंगे तब परफेक्ट बनेंगे, तो हो गया। आईएएस जो होता है या आईएएस का प्रिपरेशन कीजिएगा तो आईएएस का प्रिपरेशन करने के बाद आप आईएएस एग्जाम देते हैं, फिर रिजल्ट आता है तो आईएएस आप पहले ही बन जाते हैं इन ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन। सोच से, स्वभाव से बन जाते हैं। अभी आप मिले नहीं है जो कि नीट में टॉप करता है या अदर स्टूडेंट है, बहुत फाइन होता है। ठीक है, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है हमको? आप लेट कर दिए, अभी हमको वैभव को भी पढ़ाना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि यदि तीन बॉडी है, ठीक है, क्या है, तीन बॉडी है। तीन बॉडी हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखिए तीन बॉडी कैसे बना सकते हैं। एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, और इसमें एक टी शेप बनाइए। कैसा शेप बनाइए? टी शेप बना दिए। और ये सपोज सिस्टम ए है, ये सपोज सिस्टम बी है, और ये सपोज सिस्टम सी है, ठीक है। इसमें भी गैस पार्टिकल्स हैं। और इसमें भी पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो वाल है ये आपका डाइथर्मिक वाल है। कैसा वाल है ये? डाइथर्मिक वाल है। ठीक है, और ये भी आपका डाइथर्मिक वाल। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इफ TA इज इक्वल टू TC एंड TB इक्वल टू TC, देन TA इक्वल टू TB। ठीक है, ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है कि यदि तीन सिस्टम यदि हम लें और तीनों सिस्टम आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। तीनों सिस्टम क्या है, कांटेक्ट में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपका A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर नियम ये लागू नहीं है, नो, इस पर नियम लागू नहीं है। तीनों सिस्टम को क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए। तीनों सिस्टम जब कांटेक्ट में होगा
तभी ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों सिस्टम जब कांटेक्ट में रहेगा तो तीनों सिस्टम आपस में हीट का इंट्रैक्शन करेगा, क्योंकि हम ऐसा वाल्व उसमें सेट किए हैं जिससे हीट इंट्रैक्शन उसका रेगुलर होते रहेगा। रेगुलर होते रहेगा तो वो आफ्टर सम टाइम तीनों सिस्टम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम? कौन सा? फिर आवाज़ तुम्हारा बहुत लो है। थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ अभी ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ वाल ऐसा रखना है जिससे हीट ट्रांसफर हो, है ना। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है इसका to design temperature measuring instrument, temperature measuring इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है इसी के बेसिस पर। तो कह सकते हैं कि थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पर बना है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं, थर्मामीटर बना है। थर्मामीटर वर्क्स ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? इतना तो समझ गए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका इसी पर काम करता है। अभी तो हम यहीं तक पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उधर वैभव भी मेरा इंतज़ार कर रहा है।